ओके, तो यहाँ पर कोई हेडिंग नहीं है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल वो समझेंगे। तो अब इसमें डायग्राम्स ऑलरेडी बने हुए हैं। ऑलरेडी डायग्राम क्यों बने हुए हैं? इसलिए बने हुए हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ था, ठीक है। तो ये डायग्राम जो बने हुए हैं उसी में हम एक्सप्लेन करते हैं। चलिए पहले डायग्राम को देखते हैं। पहले और दूसरे डायग्राम में क्या फ़र्क है? लेट अस सी दिस डायग्राम, दिस वन एंड दिस वन, क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस ये है कि पहले डायग्राम में द लाइट रे इज़ गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, सेकेंड डायग्राम में इट इज़ गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। दैट मीन्स रेयर टू डेंस पहले डायग्राम में है ना, एयर इज़ अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, और यहाँ पर डेंसर टू रेयर। जब रेयर टू डेंस लाइट जा रही है तब देखो, अगर हम पहली रे लें, ये वाली रे है, ये इंसिडेंट रे है हमारी ऑब्वियसली, ये और ये नॉर्मल है। तो ये रिफ्रैक्टेड रे जा रही है, ठीक है ना, ब्लैक और ब्लैक, सिंगल एरो सिंगल एरो, ठीक है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने क्या किया? अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया। देखो ये, अब ये ग्रीन वाली रे हो गई, इसमें डबल एरो लगे हुए और डबल एरो, हेयर ऑल्सो डबल एरो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ा, बट स्टिल आर इज़ लेस देन आई, ठीक है, ठीक है। तो जब रे डेंसर मीडियम में जाती है, रेयर टू डेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होता है। जब रे रेयर मीडियम में जाती है, ग्लास टू एयर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा होता है, बिकॉज इट गोज़ अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। डेंस टू रेयर इट गोज़ अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये ब्लैक वन है और ये इट गोज़ अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अच्छा, तो इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज़ ग्रेटर देन आई। ओके, अब हम इन दोनों केसेस में देखना चाहते हैं, इन दोनों केसेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पर क्या होगा, ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस हम कहाँ तक बढ़ा सकते हैं। तो पहले डायग्राम को अगर देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इसको हम बढ़ाते चले गए और बढ़ गया, अभी और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, है ना, और अभी और बढ़ गया। तो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस हम ले सकते हैं लेट अस से 90, बट एक्चुअली 90 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर 90 ले लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस तो क्या होगा? तो रे जो है वो ऐसे स्ट्रेट निकल जाएगी, ग्रेजिंग अलोंग, मतलब सरफेस पर निकल जाएगी, है ना, इसकी बाउंड्री पर ही ऐसे रे निकल जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब किसी भी केस में, इस केस में या इस केस में 90 से थोड़ा सा कम ही होगा, ठीक है। और सिंस इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम है, ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कभी 90 नहीं होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन द लाइट रे इज़ गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंस मीडियम, तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी 90 रीच नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू आई से कभी हमेशा लेस होनी है, और आई की वैल्यू तो 90 रीच करती ही नहीं, और आर जो कि आई से कम है तो आर भी 90 रीच नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम इस पर आते हैं। व्हेन द लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम, तब आर इज़ ग्रेटर देन आई है। अब तुमने आई बढ़ाना शुरू किया, आर भी बढ़ना शुरू हुआ। अब जब आर ग्रेटर देन आई है तो आर विल रीच 90 फर्स्ट, है ना। तो अब तुम देखो, मान लेते हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये जो हमारी रेड कलर का जो रे लिया हमने डबल एरो वाला। तो जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, पहले तो हमारी ये रे थी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये था, ठीक है, आर इज़ ग्रेटर देन आई। फिर हमने जब ये वाला रे लिया, सेकंड रे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है अब 90 हो गया, है ना। ये जाने के बजाय अब ये रे ऐसे हो गई, क्योंकि इंसिडेंट रे
ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो 90 हुआ है, ये इसी केस में पॉसिबल है। इसी केस में मतलब व्हेन द लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम डेंस टू रेयर, व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंस, तब तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंस टू रेयर, तभी r इज इक्वल टू 90 पॉसिबल है। सो आई हैव सेड if you increase I, R will also increase, and since R is greater than I, so R will reach 90 first. यही हमने कहा, ठीक है। तो अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो अगर मुझे पूरा स्टेटमेंट देना होगा तो मैं ये कहूँगा, पहला स्टेटमेंट, क्रिटिकल एंगल केस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंस टू रेयर, इट इज़ नॉट पॉसिबल व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंस, ठीक है। क्रिटिकल एंगल केस ओनली पॉसिबल व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंस टू रेयर, ठीक है। पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया। दूसरा, व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड the angle of incidence is such that the angle of refraction is 90, or the angle of incidence for which angle of refraction is 90, that angle of incidence is called critical angle. So clearly इस केस में ये जो हमारी ये रेड वाली जो रे है, देखो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये क्रिटिकल एंगल होगा, क्योंकि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये रे जो है ऐसे जाती है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाता है, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल केस इस डायग्राम में जो है, ये जो रेड वाली लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देयर इज़ अ रीज़न कि क्रिटिकल एंगल का नाम क्रिटिकल एंगल है, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ याद कर लिया है ना, उसका लिटरल मीनिंग से भी रिलेशन है। क्रिटिकल मीन्स द सिचुएशन इज़ क्रिटिकल, मीन्स समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन नाउ, ठीक। तो दैट समथिंग इज़ कि अगर तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा रख दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये, नाउ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ मोर देन क्रिटिकल एंगल। देखो ये एंगल जब था, ये क्रिटिकल एंगल था जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 था। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा कर दिया, तो क्या होगा? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। टोटल मीन्स एंटायर लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड विद इन द फर्स्ट मीडियम, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों बोला? इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों बोला? इंटरनल रिफ्लेक्शन तो कह सकते थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब लाइट का कोई भी पार्ट सेकंड मीडियम में नहीं जा रहा है, पूरी की पूरी 100% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जब भी रिफ्रैक्शन होता है, कोई भी रिफ्रैक्शन का केस ले लो, फॉर एग्जांपल ये केस है, चाहे डेंस टू रेयर चाहे रेयर टू डेंस, है ना, तब ऐसा होता है कि अबाउट 5 to 10% लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट भी होती है, ठीक है। जब भी रिफ्रैक्शन होता है 5 to 10% लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है, सपोज तुम कार के विंडो को देखते हो, ठीक है, तो तुम्हें अपनी इमेज दिखाई पड़ती है, पर वो इमेज बहुत लाइट होती है, इसलिए कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है कार के ग्लास से, लेकिन बहुत कम हो रही है। लेकिन तुम्हें कार के अंदर जो बैठा है वो भी दिखाई पड़ता है, वो इसलिए दिखाई पड़ता है कि लाइट रिफ्रैक्ट भी हो रही है, करेक्ट। सो दैट्स द आइडिया। सो जब भी रिफ्लेक्शन होता है, सम स्मॉल पार्ट, जब भी रिफ्रैक्शन होता है, सम स्मॉल पार्ट इज रिफ्लेक्टेड ऑल्सो। इसीलिए उस केस से डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला गया, ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें कोई रिफ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, दिस इज टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अब देखो, पहली बात यह है कि क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो रिफ्रैक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और क्रिटिकल एंगल पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, इनफैक्ट स्पेसिफिकली क्रिटिकल एंगल पर क्वेश्चन आता ही आता है। इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, whether it is NEET,
इट इज़ जेई मेन, वेदर इट इज़ तुम्हारा बोर्ड्स है ना, एवरी ईयर नहीं तो अल्टरनेट ईयर उस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा. इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितना भी हमारा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन होता है ना, ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है ना. तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो अब हम एक बार ये स्टेटमेंट देख लेते हैं. तो अगर हमें समराइज़ करना हो तो हम ये कहेंगे कि जब लाइट रे रेयर टू डेंस में जाती है तब तो क्रिटिकल एंगल केस वगैरह पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आर इज़ लेस देन आई, है ना, और आई का मैक्सिमम वैल्यू 90 हो सकता है. तो और आर लेस देन आई है तो आर तो 90 से कम ही होगा, है ना. जब लाइट गोज़ फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम तभी क्रिटिकल एंगल भी पॉसिबल है और तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी पॉसिबल है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा. क्रिटिकल एंगल क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, करेक्ट, इन विच केस द लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंस टू रेयर. अब इसी चीज़ को हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिख दिया. बाय द वे यहाँ पर जो लिखा हुआ है आर कैन नेवर रीच 90, ये इस केस के लिए लिखा हुआ है, द लाइट इज गोइंग फ्रॉम रे टू डेंस, है ना. इसको भी नोटिस करना. ओके, तो हम देखो स्टेटमेंट लिखा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. ठीक है, यहाँ पर मुझे लिख देना चाहिए ये किस केस के लिए ट्रू है. व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम, ठीक है, उसके लिए ये पॉसिबल है, क्योंकि जब रेयर टू डेंस जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो ही नहीं सकता, 90 से कम ही होगा. ओके, so the angle of incidence, so I should say when the light is going from dense to rare medium, then the angle of incidence for which angle of refraction is 90, that angle of incidence is called critical angle. ठीक है, ओके. और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, दिस कैन हैपन ओनली व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंस मीडियम, ये तो हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं. ठीक, ओके. सो अब हमने जनरल लिख दिया कि व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंस टू रेयर तो क्या चीज़ें पॉसिबल हैं. व्हेन द लाइट इज़ गोइंग फ्रॉम डेंस टू रेयर, इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ लेस देन क्रिटिकल एंगल तब तो रिफ्रैक्शन होगा. ठीक है, लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी और इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल होगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, इफ़ इट इज़ इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तब क्या होगा? तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा. ठीक है, एंड दो द लाइट इज़ ग्रेजिंग अलॉन्ग, मतलब अगर ये डेंस है और ये रेयर है और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अलॉन्ग दिस डायरेक्शन जाएगी, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा. ठीक है, तो इसको भी रिफ्रैक्शन माना जाता है. ठीक है, दिस इज द क्रिटिकल एंगल केस. और इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, इफ आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तब क्या होगा? तब होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, इतना स्टोरी है.